गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। करें स्टार्ट। चलो, इससे पहले का वीडियो ध्यान है जो इसके पहले वाली क्लास थी। हम क्या पढ़ रहे थे? सोल्यूबिलिटी, है ना, सॉल्यूशन में। और सोल्यूबिलिटी में हम क्या पढ़ रहे थे? लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। और लिक्विड सॉल्यूशन में गैस का लिक्विड के अंदर जो सॉल्यूशन है उसको इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब आपके लिक्विड के अंदर ही सॉल्वेंट लिक्विड है, उसमें किसी लिक्विड को मिलाया जाए या किसी सॉलिड को मिलाया जाए, ठीक है ना। दो मतलब 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन: गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड, और लास्ट क्या था आपका? सॉलिड टू लिक्विड। क्लियर है ना? चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करो। उसके पहले मैं तुम्हारे को कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है ना, जो आपके अंदर कुछ ऐसी, इस टॉपिक के बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी कि आपको, है ना, जिसको हम कहते हैं चमत्कारिक शक्तियाँ, है ना, वो आप इस टॉपिक के बाद कुछ चीज़ों के आपके अंदर उसको ले सकते हैं, जान सकते हैं आप। जैसे कि आप किसी की यहाँ जाते हैं और आपको पानी के अंदर शक्कर या नमक डाल रखा है, समझ आया? एक गिलास है जिसके अंदर क्या है? पानी में क्या मिला रखा है? नमक। और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई इसमें नमक कितना है। नहीं, और आपको पता नहीं, उसने पहले मिला के रख दिया है। अब आपसे पूछा गया कि चलो बताओ इसमें नमक कितना मिला हुआ है, ठीक है? आप सोचो कैसे बताएंगे? हाँ, कैसे बता सकते हैं? चलो छोड़ो, दूसरी चीज एक और है। पानी है जिसमें किसी की एक्स वाई को मिला रखा है, ठीक, और सामने वाले ने कहा कि मैंने इसमें 100 ग्राम एक्स वाई को मिलाया है। अब ये एक्स वाई का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? एक्स वाई का पता नहीं, अननोन है। आपसे पूछा गया इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, जो मिला है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कैसे बताएंगे? नहीं आता ना? चलो ठीक है। इस टॉपिक के बाद ये दोनों चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। कैसे? आप किसी भी अननोन सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको कह दिया जाता है कि मैंने इस नॉन सॉल्यूशन को मिलाया है, तो बताओ कितना मिलाया है, या अननोन को मिलाया है लेकिन उसका वेट आपको पता है कि मैंने 10 ग्राम मिलाया, 100 ग्राम मिलाया है, पर इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ठीक है? यही इसका सबसे बड़ा यूज है। आपके अननोन जो सब्सटेंस होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास को इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप देखेंगे किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखना, दोनों चीजें ध्यान है। लास्ट टॉपिक के बाद हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए कि हम किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर किसी चीज को मिला रखा है तो उसकी वेट को या उसकी क्वांटिटी को पता लगा सके, या नॉन है तो उसके क्वांटिटी को, और अननोन है तो उसके मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन कर सके, ठीक। मैं पहला सॉल्यूशन ले रहा हूं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एग्जांपल लेते हैं, एथिल अल्कोहल लिक्विड है, दूसरा लिया मैंने सॉल्वेंट के रूप में H2O लिक्विड है। तो इस दोनों के मिलने से जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको होमोजेनियस, वो क्या कहलाएगा? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है? ये पहले बताइए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब दोनों के अंदर एक चीज देखें कि एथिल अल्कोहल वोलेटाइल है, वोलेटाइल वाष्पशील, ठीक है, जिसको अपन खुला रखते हैं और उसमें से क्या होती है? वेपर बनना चालू हो जाती है। जैसे आप पेट्रोल होता है तो पेट्रोल को, जैसे आप, है ना, मोटरसाइकिल की टंकी को अगर आप ढक्कन को खोल देते हैं आपको गंध आने चालू हो जाती है, यानी कि पेट्रोल निकलने लग जाता है। लिक्विड था, कहाँ चला गया? वो वेपर फेज में आ गया, ठीक है, सामान्य ताप पर ही। इसी तरह से वाटर है तो वाटर की आपकी वेपर निकलेगी और वो आपके एटमॉस्फेयर में आना चालू हो जाती है। तो ये जितने भी लिक्विड होते हैं वो सब क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं, वाष्पशील होते हैं। हाँ, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, ठीक है। अब कम और ज्यादा होता है तो उसके अंदर कौन कौन से आपके उसके बीपी के बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ठीक है, ये जनरल चीजें हैं जो अपन सीखने वाले हैं। दूसरा है आपका H2O, ये भी क्या है? वोलेटाइल है। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखें तो इसमें मैंने एक तो लिया है एथिल अल्कोहल और दूसरा लिया है H2O, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इस सॉल्यूशन के ऊपर के वाले पर वेपर की बात करें अपन, तो वेपर में आपको दोनों ही वोलेटाइल होने के कारण एथिल अल्कोहल की वेपर भी होगी और H2O की भी क्या होगी? वेपर होगी, ठीक। अब जब वेपर है और मैंने जो बताया ना, अब इसमें कितना H2O में कितना एथिल अल्कोहल मिला हुआ है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको बताना है। अब इसके आंसर तक कैसे पहुंचे, तो अब इस चीज को ध्यान समझना कि जब इनकी वेपर होती है तो इन वेपर का इसके लिक्विड के सॉल्यूशन के ऊपर भी क्या होगा? इन मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होगा,
और प्रेशर होगा तो सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। किसका, सॉल्यूशन का। यानी कि यहां पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, एथिल अल्कोहल की वेपर प्लस H2O की वेपर से। तो किसी भी लिक्विड है ना, XYZ कोई भी लिक्विड है, उसी की वेपर द्वारा उसके सरफेस पर लगने वाले प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। वापस समझो, देखो जैसे कि आपने यहां पर केवल वाटर लिया है, तो इस वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, या वेपर प्रेशर किसे कहेंगे, तो वाटर की सरफेस पर, इसकी सरफेस ही है, इस सरफेस पर वाटर की जो वेपर है, इसी वेपर का जो प्रेशर लगने वाला है वो क्या कहलाएगा, इसका वाटर का वेपर प्रेशर कहलाएगा। यानी किसी भी लिक्विड की सरफेस पर उसी की वेपर द्वारा लगने वाले प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। ऐसा ही हमने प्रेशर के साथ रिलेशन गैस में देखा था, और वहां यह भी देखा था कि किसी भी गैस का प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब सॉल्यूशन के अंदर उसकी गैस की मात्रा ज्यादा होगी, यानी मोल ज्यादा होंगे, मोल फ्रैक्शन के रूप में लिया था। तो सेम कंपोनेंट यहां पर भी है, यहां पर तो आपका प्योर है, तो H2O का जो मान है उसी पर आपकी क्या होगी, वेपर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन जब मैंने इसमें एथिल अल्कोहल और H2O मिला दिया है, तो यहां पर दो है आपका, एक तो PA है और एक PB है। A माना कि अल्कोहल का प्रेशर है, और B तो ये क्या कहलाएगा, कि जब आपके दो या दो से अधिक है ना कंपोनेंट हो, तो प्रत्येक कंपोनेंट का जो लगने वाला प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टली प्रेशर कहते हैं, आंशिक दाब कहते हैं। तो यहां पर PA एथिल अल्कोहल का दाब है, और PB आपके वाटर का प्रेशर हो जाएगा, इनका वेपर प्रेशर है। अब PA कब ज्यादा होगा, तो PA का रिलेशनशिप अंदर वाले से भी है, जितना ज्यादा एथिल अल्कोहल होगा, ठीक है, उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि यहां पर आपका कुछ भी नहीं था, तो सारा ही प्रेशर किसका था, H2O का। पर जैसे ही आपने इसमें किसी X कंपोनेंट को मिलाया, तो यहां पर टोटल प्रेशर में से अब इसका भी क्या होगा, जितनी इसकी क्वांटिटी है, मोल है, उतना प्रेशर इसका भी क्रिएट होगा। इसका मतलब इस प्रेशर को हम रिलेटेड कर सकते हैं अंदर घुली हुई चीज। अगर ये प्रेशर आपका ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब अंदर घुली हुई मात्रा जो आपका सॉल्यूट है वो ज्यादा है। प्रेशर इसका कम आ रहा है, इसका मतलब इस अंदर की मात्रा भी क्या है, कम है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के कंपोजिशन को हम रिलेटेड किससे कर सकते हैं, वेपर प्रेशर से, ठीक है ना। लेकिन यहां का वेपर प्रेशर किसके साथ है, टोटल प्रेशर काउंट किया जा सकता है, पर पर्टिकुलर का प्रेशर कैसे काउंट करें, है ना। टोटल तो किया जा सकता है, आप दाब मापी लगा दें तो टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा, लेकिन उसमें आपके सभी कंपोनेंट का प्रेशर मिक्स होगा, और वह किसका होगा, जितने कंपोनेंट आपके अंदर है उनका होगा, और उस प्रेशर में किस किस का कितना कितना आपका पार्टिसिपेशन होगा। तो जिस कंपोनेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा है सॉल्यूशन में, उसका प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल एक चीज समझ में आया कि वेपर प्रेशर को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट के साथ उसको रिलेटेड कर सकते हैं, यानी कि उसका सीधा रिलेशनशिप हो गया। यहां पर प्रेशर आपको ज्यादा आ रहा है, तो अंदर की मात्रा का हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेशन किया जा सकता है। अब कुछ चीजें मैं वेपर प्रेशर के बारे में बता दूं आपको कि वेपर प्रेशर क्या होता है। पहली चीज, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेंगे, टाइप्स ऑफ लिक्विड पर। टाइप्स ऑफ लिक्विड का मतलब जैसा लिक्विड ये खुद की नेचर है ना, अगर उनके अंदर इंट्राफोर्स अधिक है, समझ में, लिक्विड है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स लगेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा, उसकी वोलेटाइल नेचर कम होगी, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम आएगा। जैसे सॉलिड है, बहुत ज्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है उसमें, तो वहां पर वेपर प्रेशर आता ही नहीं, जीरो आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे से वेपराइज हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन लिक्विड है, थोड़ा सा गैप आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया उनके अंदर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने के कारण क्या होगा, वहां पर अब उसकी वेपराइजेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो वेपर होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। अब जिस कंपोनेंट के अंदर, जैसे H2O के अंदर, और अगर आप इसका अगेंस्ट दूसरी चीज ले लेते हैं कि यहां पर H2O लिया है, H2O के अंदर आपका प्रेशर जो आने वाला है उसके अंदर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, एक कक्षा 11 में था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है इसमें। तो H2O के अंदर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर H2O के बीच में लगने वाला फोर्स प्लस H बॉन्डिंग फोर्स यहां पर हो गई, तो फोर्स ज्यादा हो गया। इसके अगेंस्ट में हमने 11वीं क्लास में एक और देखा H2S, इक्वेशन था, H2O लिक्विड होता है जबकि H2S गैस की होती है। तो उसका कारण क्या है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या थी, कमजोर थी, तो इनके बीच में पहले से क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम था, ठीक है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड के अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा, कम वोलेटाइल होगा, और जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
बहुत कम होगा वो वोलेटाइल ज्यादा होगा। जैसे पेट्रोल बहुत जल्दी आपका क्या होता है, वेपराइज होना चालू हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, पेट्रोल के जो मोलिक्यूल है उसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स H2O की तुलना में क्या हो गए, कम हो गए। तो पहली चीज होगी टाइप्स ऑफ लिक्विड, यानी कि इस लिक्विड की नेचर पर। सेकंड चीज टेम्परेचर पर। टेम्परेचर का जितना पता है आपको कि जब आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का तो उसका वेपरेशन प्रक्रिया क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होता जाएगा और उसकी वेपराइजेशन की प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा, और जितनी ज्यादा वेपराइजेशन होगा उसका फोर्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो सेकंड जो है टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ओके, अब ये तो हो गया आपके वेपर प्रेशर की बात। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के कंपोजिशन को कैसे ज्ञात करें हम। तो इसके कंपोजिशन को लिए, इस प्रकार के सॉल्यूशन की कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए हम एक रूल पढ़ेंगे जो कि राउल के द्वारा दिया गया था। तो राउल का जो रूल है बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। उसने केवल इतना ही कहा है, जैसा आपका हेनरी कहता है वैसा का वैसे उसका नियम है। उसने कहा कि जब दो, यानी कि अगर वह वोलेटाइल है, यानी कि दोनों कंपोजिशन जो सॉल्वेंट में है A+B और दोनों ही वोलेटाइल है, तो यहां पर लगने वाला A का पार्टली प्रेशर और B का पार्टली प्रेशर इसके उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसा कि मैंने समझाया है ना कि भाई यहां पर जितना आप जितनी ज्यादा वैल्यू होगी आपकी इस कंपोनेंट A की और B की, उसका प्रेशर उतना ही होता है। तो ये प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी मोल फ्रैक्शन पर, ठीक है ना। तो ये राउल का सीधा नियम है कि वहां पर किसी भी कंपोनेंट है जो आपका वोलेटाइल है और दो कंपोनेंट दोनों वोलेटाइल है, तो वहां पर कुल प्रेशर क्या होगा, दोनों टोटल P टोटल जो होगा वो दोनों के पार्टली प्रेशर का क्या होगा, प्लस होगा। ये आपका सॉल्यूशन का क्या आ गया, वेपर प्रेशर आ गया। जहां पर PA, यहां पर राउल ने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि मैंने बताया टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का या किसी कंपोनेंट का पार्टली प्रेशर जो है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो PA XA PB XB, ठीक। अब इस यहां पर आपके समानुपाती स्थिरांक के लिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया, एक स्थिरांक लगाया PA नोड XA। PA नोड क्या है, PA नोड को समझे, ये कांस्टेंट होगा, प्रत्येक लिक्विड के लिए कांस्टेंट होता है। कैसे, तो ये कहता है कि प्योर लिक्विड जिसमें किसी को नहीं मिलाया, जैसे H2O है, और दूसरा मैंने इसको उस सॉल्यूशन में क्या मिलाया था, अल्कोहल। लेकिन इन दोनों जो आपके पोर्ट है यहां पर मैंने क्या लिया है, प्योर एथिल अल्कोहल, प्योर H2O। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर और एक एटीएम पर इसकी वेपर द्वारा जितना प्रेशर लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा, इसका H2O का प्योर अवस्था में, प्योर स्टेज में वेपर प्रेशर होगा, पर ये हमेशा क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा। इसी तरह से एथिल अल्कोहल प्योर है, तो प्योर स्टेज के अंदर प्योर एथिल अल्कोहल का वही एक एटीएम प्रेशर पर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितना इसका प्रेशर लगेगा वेपर का, वह उसका क्या कहलाएगा, प्योर वेपर प्रेशर कहलाएगा एथिल अल्कोहल का, ठीक। और जब तक आप किसी को मिलाते नहीं है तो इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या होगा, जैसे ये मैक्सिमम हो गया A के लिए, ठीक। और यहां पर इसकी मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी 1, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन होता है क्या है, कंपोनेंट के मोलों का नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो एक ही कंपोनेंट है तो इसी के मोल होंगे और टोटल नंबर भी इसी के होंगे, तो मोल फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पर क्या आएगा आपका 1, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम प्रेशर ये होगा। अब देखो ये वाटर के लिए माना कि मैंने PA वाटर के लिए हो गया, अब इसमें मैंने B एथिल अल्कोहल को मिलाया, जैसे एथिल अल्कोहल मिलाओगे तो मोल फ्रैक्शन वाटर की क्या होगी, 1 से लेस होती जाएगी, है ना। और एथिल अल्कोहल की जो आप डालोगे, माना कि इसमें आपने क्या किया, 100 पहले ml क्या था, H2O था, अब इसके अंदर आपने क्या किया 20 ml क्या मिला दिया, एथिल अल्कोहल, समझ में आया ना। तो पहले यहां पर क्या थे मोल, तो 100/18 इसके मोल थे, क्लियर है। और इसके मॉलिक्यूल आप निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका 24 तो कार्बन के, 6 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के हो गए 16, तो 46, तो 46 का हो गया 20/46 मोल,
अब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पहले आपका क्या था, प्योर था, तो यही मोल, टोटल मोल भी यही है और वो भी वही था, तो प्रेशर आपका पी ए नोड आया। अब जैसे ही आपने मिलाया तो अब क्या हो जाएगा, इसके मोल या वेट के हिसाब से करके 100/100 + 20 हो गया, तो H2O क्या हो गया, कम हो गया ना 1 से। तो जैसे जैसे आप इसमें किसी कंपोनेंट को मिलाओगे तो प्रेशर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इसका उसका पार्टली प्रेशर जो क्या होगा, कम आता जाएगा, और सामने वाले को जैसे जैसे मिलाओगे तो उसका पार्टली प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये वैल्यू आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो राउल्ट के अनुसार क्या हो गया, पी ए यानी कि ए जो आपका सबस्टेंट है, जो वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, या पी ए इक्वल किसके हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी किसके हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी के, और सॉल्यूशन का टोटल जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P नोड ए एक्स ए प्लस P नोड बी एक्स बी। ये आपका राउंड का नियम, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उस चीज को ध्यान रखें, हमें कौन सी चीज को सोल्व करना है, अननोन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं, अननोन की वेट कैसे निकाला जा सकता है, कितना सॉल्यूशन में डाला गया है, ठीक। तो यहां पर अब आपका पहला जो मैंने केस बताया वो क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस को आपने क्या किया, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए तैयार किया गया है, जहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही क्या है, वोलेटाइल है। तो वहां पर उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के पार्टली जो प्रेशर है उनके प्लस के बराबर हो जाएगा। और किसी कंपोनेंट का पार्टली प्रेशर किसके बराबर होगा, तो राउल्ट ने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट का पार्टली प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। और ऐसी स्थिति में पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की मोल फ्रैक्शन, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की मोल फ्रैक्शन, और यहां पर आपका जो समानुपाती स्थिरांक लगाया मैंने वो क्या होगा, इसकी प्योर अवस्था में, प्योर स्टेज के अंदर जो वेपर प्रेशर आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, पी नोड ए और पी नोड बी बी के, और टोटल क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, P इक्वल पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। क्लियर है? तो मैं वापस लिख दूं, है ना। अब आप देखें, पहला जो है लिक्विड लिक्विड के लिए राउल्स का रूल क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी वाष्पशील कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ए माना कि सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है, और बी सॉल्यूट है। ए के जो मोल है एन ए है, और बी के जो मोल है वो क्या हो गया आपका एन बी, और ए की मोल फ्रैक्शन ईटा एक्स ईटा ए है, और ये आपका ईटा बी, ये इसकी मोल फ्रैक्शन होगी। तो रूल्स क्या कह रहा है, पी ए पार्टली प्रेशर कंपोनेंट का पार्टली वेपर प्रेशर, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और पी ए इक्वल पी नोट ए एक्स ए, और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और पी बी पी नोट बी एक्स बी, पी नोट ए प्योर
कौन है, ए सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और पी नोट बी क्या है, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी, और पी टोटल पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। ओके, ठीक है, ये आपका राउंड का नियम है। ठीक, आप इसका उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आई है। सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के पार्टली प्रेशर के, और दोनों का पार्टली प्रेशर किससे रिलेटेड है, उनकी मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेटेड है। तो टोटल प्रेशर आपका हो गया पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। क्लियर। अब यहाँ पर ए आपका क्या था, सॉल्वेंट, और बी क्या था, सॉल्यूट। अब एक काम करते हैं अपन, आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दोनों की मोल फ्रैक्शन जो है एक्स ए और एक्स बी का टोटल कितना होता है, 1, है ना। जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट के टोटल मोल फ्रैक्शन को अगर आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो यहां पर अब आपका अगर एक्स ए की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, बी यहां पर सॉल्यूट के लिए। क्लियर। अब ये वैल्यू वहां रख दूं मैं, तो पी टोटल जो है, ये टोटल सॉल्यूशन के लिए है, वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नोड ए एक्स ए की जगह पे क्या रख रहा हूं मैं, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोड बी एक्स बी। कर सकते हैं ना भाई, है ना। अब नेक्स्ट पी टोटल पी नोड ए हो गया माइनस पी नोड ए एक्स बी प्लस पी नोड बी एक्स बी। कंप्लीट। अब मैं क्या करूं, एक्स बी को आगे ले लूं, तो पी नोड ए, इसको पहले ले रहा हूं, एक्स बी को कॉमन ले लिया, प्लस एक्स बी पी नोड बी माइनस पी नोड ए। हो गया ना भाई, क्लियर। अब आप देखें, इस चीज को ध्यान से देखें, जब दोनों वोलेटाइल है, सॉलिड और सॉल्वेंट, तो वहां पर टोटल प्रेशर क्या होगा, ये। अब आप उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आप बैरोमीटर द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P टोटल प्रेशर है जो कि ज्ञात है। P नोड A क्या है, प्योर स्टेज के अंदर जो आपका सॉल्वेंट है, जैसे वाटर है, तो उसका कांस्टेंट मान आता है, ये आपके पास है। ठीक। P नोड B सॉल्यूट को लिया आपने, आपको पता नहीं है कितना है, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आपने क्या किया, वेपर प्रेशर जो उसका प्योर होता है वो तो कांस्टेंट होगा, तो ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका वही है, कांस्टेंट है। यानी कि सारी वैल्यू आपके पास है, केवल एक चीज आपके पास नहीं, वो एक्स बी। इसका मतलब वेपर प्रेशर के द्वारा आप एक्स बी यानी कि सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन को क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो इसके द्वारा। यहां पर सारी वैल्यू आपको मिलेगी, एक्स बी आ जाएगा, और एक्स बी आपको पता है, एक्स बी क्या है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन डी। एन ए क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, क्लियर है। इसका मतलब इसको अपन वहां से ज्ञात कर लिया ना, किस चीज से, प्रेशर के द्वारा, राउल्किस इक्वेशन के द्वारा। एक्स बी का पता चल गया है, एक्स बी का पता है। अब मैंने कहा था जो प्रॉब्लम कि वहां पर कितना पदार्थ आपने मिलाया है, वेट, तो वेट ज्ञात किया जा सकता है जब आपको ये पता हो इसका मोलिकुलर वेट कितना है। जैसे मैंने वो पहला वाला एग्जाम्पल वापस ले लूं कि इसमें मैंने NaCl को मिलाया है, अननोन, आपको पता नहीं कितना मिलाया है, इसका आंसर सीधा कि आप एक गिलास के अंदर पानी के अंदर नमक घोल के दे रखा है, और आपसे पूछा गया बताओ इसमें नमक कितना है। नमक कितना है मतलब W ज्ञात करना आपको NaCl का। अब इसके लिए आपने क्या किया, पानी का वेट पहले से ले लिया, पानी का मोलिकुलर मास आपको, मोलिकुलर वेट आपको पहले से पता है, तो पानी का
डब्ल्यू बी पता है, डब्ल्यू ए पता है और एम बी पता है, केवल आपको सॉरी एम ए पता है, एक मिनट बी लिया ना उन्होंने, हाँ सोल्यूट, तो यहां पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी एम बी आ जाएगा, डब्ल्यू बी और ये हो जाएगा एम बी, है ना, वापस ये आ जाएगा। तो डब्ल्यू बी वेट आपको पता नहीं कितना मिलाया, पर नमक बताया उसने, नमक मिलाया मैंने, इसका मतलब एम बी आपको पता है। क्लियर? इससे आप क्या निकाल सकते हो, वापस समझो, देखो सॉल्यूशन लिया, प्योर स्टेज में H2O लिया, उसका प्योर स्टेज में आपने क्या निकाल लिया, वेपर प्रेशर निकाल लिया, प्योर स्टेज में आपने दूसरा कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर निकाल लिया, हो गया। यहाँ पर NaCl लिया मैंने तो इसका वेपर प्रेशर होगा नहीं, फिर भी अगर दूसरा भी आपका लिक्विड है उसका भी वेपर प्रेशर आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो यहां पर जो एग्जाम्पल है C2H5OH प्लस H2O, और आपका क्वेश्चन है कि इसमें एथिल अल्कोहल मैंने कितना मिलाया हुआ है। अब कितना मिलाया हुआ है इसका वेट मेरे को पता नहीं है, लेकिन क्या मिलाया है एथिल अल्कोहल, तो इसका मोलिकुलर वेट मेरे को पता है 46, H2O निकाल लिया वेट, तो W आपको पता है, मोलिकुलर मास आपको पता है। तो ऐसी स्थिति में आप वहां से जब XB निकालोगे तो ये हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB, और ये हो जाएगा WB अपॉन MB WA MA प्लस WB अपॉन MB। भैया आपको W का पता है दोनों का, ठीक है ना, सॉरी एक का पता नहीं है, MB का पता है दोनों का, एथिल अल्कोहल का ज्ञात है एथिल अल्कोहल तो उसका MB पता है, H2O का MB पता है, H2O का वेट पता है, केवल किसका वेट पता नहीं है, इसका पता नहीं है। मैंने इसको ज्ञात किया, सारी वैल्यू रखूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, WB कितना मिलाया हुआ जो, है ना। सेकंड चीज, अगर मैं अननोन मिलाऊं कह दूं कि मैंने एथिल अल्कोहल नहीं मिलाया, X को मिलाया है पर मिलाया मैंने कितना है, माना कि 100 ग्राम मिलाया है, तो उस केस में एक्स भी तो वहां से आएगा, फिर आपका क्या है WB पता है, MB पता नहीं, ये मेरे को निकालना है, तो MB निकाला जा सकता है, बाकी सारी वैल्यू आपके पास होगी। ठीक, ये राउंड का जो नियम है उसकी पहली फेज है कि जहां पर आपने क्या किया है, वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल के लिए कंपोजिशन को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अब सेकंड फेज इसका, जब आप किसी नॉन वोलेटाइल को यानी कि सॉलिड को, अगला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ये आपका सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और ये क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है ना। जब इस तरह का सॉल्यूशन आप बनाते हैं तो ये पानी है और इसमें नमक है एंड ये H2O। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा इस पूरे सॉल्यूशन का, उसमें किसका रोल होने वाला है, तो मैंने कहा ना NaCl का तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, केवल वेपर प्रेशर किसका होगा, H2O का, यानी कि केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का मान जो आएगा वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में राउंड के नियम को अगर लिखे तो वहां पर क्या था, P टोटल इक्वल PA प्लस PB। ठीक है ना। P नोट A x A प्लस P नोट B x B। x B क्या है यहाँ पर आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट के लिए क्या है NaCl है, वेपर प्रेशर क्या है 0 है, इसका मतलब टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, P नोट A x A के बराबर, केवल यही आएगा, अदर कंपोनेंट शुद्ध 0 हो जाएगा, और x A बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, सॉल्यूट के साथ जोड़ सकते हैं इसको, तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा टोटल, P नोट A 1 माइनस एक्स बी। हो गया ना भाई, आगे बढ़े तो P नोट A माइनस P नोट A एक्स बी, और एक्स बी बराबर लाया पर तो मैं उसको उधर ले चला जाऊँ, P नोट A एक्स बी उधर चला गया, P नोट A माइनस क्या हो जाएगा P, ये सॉल्यूशन का है PS, और एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A। बोलो रे, आया समझ में, है ना।
रूल वही है, पर वहां पर दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर नहीं होगा क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है ना, सॉलिड नॉन वोलेटाइल है, तो केवल जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उसमें टोटल रोल किसका होगा, सॉल्वेंट का ही होगा ना। तो ऐसी स्थिति में P बराबर PA प्लस PB होता है, ठीक। लेकिन P बराबर आपका ये पहले से आ चुका है, जिसमें मैंने कहा कि ये आपका XB किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है, जिसका प्रेशर होगा नहीं। तो अब आपका टोटल PS किस पर डिपेंड कर गया, केवल सॉल्वेंट के ऊपर। और XA बराबर क्या हो गया 1 माइनस XB, और PS बराबर क्या हो गया P नॉट A, और इस तरह से आ जाएगा। तो ये अब आप देखें, ये प्योर अवस्था के अंदर, प्योर स्टेज के अंदर सॉल्वेंट का क्या है, वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ये वापस शुद्ध अवस्था का। यहां पर हम इस चीज को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक। अब इसको देखिए आप कि प्योर स्टेज पर H2O का P नॉट A था, ठीक। अब जब आप इसमें किसी चीज को मिलाया है तो मिला हो गया, तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पहले 1 थी अब कम हो जाएगी, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। कहने का मतलब जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप किसी अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, तो मिलाने पर क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का आएगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा क्या होगा, कम आएगा। यानी कि PA प्योर स्टेज में ये ज्यादा होगा किससे, PS से। और ऐसा क्यों होगा, तो मैंने बताया ना, जब आप इसके अंदर किसी पदार्थ को या सब्सटेंस को बोल देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल इस सतह पर आ जाएंगे, तो इसकी वेपराइजेशन की प्रोसेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पहले तो सारे H2O थे, अब बीच बीच में कौन आ गए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल और आ गए, तो इनका वेपराइजेशन की रेट जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वेपराइजेशन की रेट कम हो गई तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर कहा जाता है। यानी कि हमेशा प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा उसके सॉल्यूशन से क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। कारण मैंने बता दिया, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और मोल फ्रैक्शन क्या होती है, जब किसी को मिलाओगे तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन 1 से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। और उसकी प्योर स्टेज के अंदर जो वेपर प्रेशर है उसके रिलेटिवली उसका वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है, तो वह कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और वो किसके बराबर हो जाता है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर। यानी कि इस सॉल्यूशन में आप जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो प्योर से कितना कम हुआ है उससे आप इसका पता लगा सकते हो कि इसमें सॉल्यूट कितना मिलाया हुआ है, ठीक है। ये आपका राउल्ट का नियम है। बोला यार समझ में।